मैं प्रणय मैं प्रणया पाटिल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत महिला और अन्य वर्गों का सशक्तिकरण इस पाठ तो आज का हमारा जो टॉपिक है महिला और अन्य जो कमजोर वर्ग है उसका सशक्तिकरण। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में जो अध्ययन किया है कि भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद हर एक क्षेत्र का विकास कैसे होते गया। तो वो है आर्थिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि समाज का सबसे ज्यादा पिछड़ा जो घटक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर वर्ग है वो है महिला। उसी के साथ साथ और भी समाज के कुछ कमजोर वर्ग है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति या जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जिनको समाज के प्रवाह में लाने के लिए संविधान ने कुछ कानून बनाए हैं। तो इनका सशक्तिकरण कैसे हुआ, क्योंकि जो समाज का पिछड़ा जो वर्ग था, जिसमें तो मैं सबसे आज के डेट में भी मैं बताऊंगी कि महिला जो है वो आज भी कमजोर वर्ग है। लेकिन जो महिलाओं ने खुद सामने आकर के जो अपना खुद का विकास किया है, अपने आप को साबित किया है। भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद की अगर हम लोग परिस्थिति देखेंगे तो चूल्हा चौका ये महिलाओं का काम था। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो महिला जो है हर एक जगह में काम कर रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर पुरुषों के साथ खड़ी होकर के महिला काम नहीं कर रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो आज महिला कर रही है। उल्टा कुछ काम है जो पुरुष नहीं कर सकते हैं, लेकिन महिला कर सकती है। तो आज जो हर क्षेत्र में महिला जो आगे है, भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद से लेकर आज तक का जो सफर है, वो महिलाओं ने बहुत मतलब आसानी से उनको ये स्थान नहीं मिला है। उसके लिए उनको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ा है। और उसी में कानून ने कुछ उनकी सहायता की है, कुछ कानून बनाए हैं। तो इन सभी चीजों का हम अध्ययन इस पाठ में करने वाले हैं कि ये महिलाओं को जो सशक्तिकरण है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, यह समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको जो है सशक्त करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। क्योंकि वो ये समाज का एक इस घटक को समाज के प्रवाह में लाने के लिए जो हमें पता है कि पहले वाली कंडीशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान संस्कृति, इस संस्कृति में पुरुष को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है कि और जो मत है को उनको वहीं पे रहने देना चाहिए। अगर उनको सर पे बिठाएंगे तो वो सुनेगी ही नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं मेंटेलिटी आज भी दिखाई देती है। घर घर में अगर आज भी हम लोग देखते हैं तो काम जो पुरुषों के साथ काम करना पड़ता है, और ये सब हंस करके भी महिलाएं लेकर के सब करती है। फिर भी समाज में उनका स्थान दुय्यम है। तो लेकिन जो पहले की कंडीशन में थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार आया है। आज महिलाएं खुद बाहर निकल करके जॉब कर सकती है या खुद के पैरों पर खड़ी होती है। तो ये स्वतंत्रता उनको आसानी से नहीं मिली है। उसके लिए सरकार ने भी कुछ महिलाओं के जो शक्ति थी उनका कैसे प्रकट हुई कि, और जो समाज को उनकी शक्ति का अंदाजा कैसे आया, इसके बारे में जो है आज इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है कि जब जनगणना की गई, जनगणना में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है ये दिखाया गया है। तो वर्ष 1951 में 1000 पुरुष के पीछे 946 महिलाएं थी। वही वर्ष 1961 में 1000 पुरुषों के पीछे 941 महिलाओं का प्रमाण था। वर्ष 1971 में 930
तो वर्ष 1981 में 934 महिलाएं 1000 पुरुष के पीछे हैं। वही वर्ष 1991 में 1000 पुरुषों के पीछे 927 महिलाओं का प्रमाण होता गया। वर्ष 2001 में 933। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक समझ में आता है कि 1000 कम है और वो हर जनगणना में कम होता गया हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? हेलो सर। हेलो। हेलो हा मॅडम, काय झालं? सर, मध्ये कनेक्शन हे झालं होतं, स्लो म्हणजे अच्छा. कट झालं होतं, पूर्ण बॅक लागली होती. मॅडम, नेटवर्कचं जरा बघा ना, तुम्ही बाहेर येऊन पाहिजे तर लेक्चर घ्या लास्ट टाइम सारखं. हे केलं मॅडम. तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों का प्रमाण है वो हर 10 साल के बाद कम होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में स्त्रियों के प्रति जो धारणाएं हैं, उनके जो उनका जो दुय्यम स्थान है या पुरुष प्रधान संस्कृति, वंश का दिया चाहिए, ये सब धारणाओं की वजह से कहीं ना कहीं स्त्रियों का जो है स्थान दुय्यम होने की वजह से या पुरुष प्रधान मानसिकता की वजह से स्त्रियों के जो पेट में भ्रूण हत्या की जाती है, स्त्री भ्रूण हत्या, या फिर उनको शादी के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है, जैसे कि दहेज। दहेज के आग में झुलस करके बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। अ, तो कहीं ना कहीं इन सब पुरुषी मानसिकता की वजह से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होते आ रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो कि जब भारत स्त्रियों कोई भी चीज में जैसे पीछे नहीं है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्रता युद्ध में भी स्त्रियों का जो सहभाग था वो लक्षणीय था। और उसी के साथ साथ जैसे कि भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद विनोबा भावे जी ने जो भूदान चळवळ या भूदान का आंदोलन शुरू किया था, आपको पता होगा भूदान के बारे में। ये भूदान आंदोलन जो है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि महात्मा गांधी जी इनसे बहुत प्रेरित थे, विनोबा भावे जी। तो उन्होंने जब उनके ये पूरा भारत का भ्रमण उन्होंने किया था, तो उस समय में उनके समझ में आया कि भारत एक गरीब तो बन चुका है देश, अंग्रेजी की देन से, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ समाज है जैसे कि इनामदार, या जो पार्टी लोग थे, या ऐसे अमीर जो जहागीर लोग थे, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। और अगर उन्होंने कुछ जमीन दान की, तो जो समाज का ऐसा कुछ निर्धन है हिस्सा, उसको फायदा होगा। और इसलिए उन्होंने ये भूदान की एक संकल्पना सामने रखी, और उस संकल्पना को लेकर के वो पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया था। और उन्होंने कन्विंस किया ऐसे जो जमींदार लोग थे, जिनके पास बहुत हजारों एकड़ में जमीन पड़ी थी। तो ऐसे जमींदारों ने अपने हिसाब से कुछ जमीनें जो थी निर्धन लोगों को दी थी। और ये चळवळ जो थी ना, वो आंदोलन जो था, वो भारत में बहुत सक्रिय था उस समय में। विनोबा भावे ने ये शुरू किया था। और विनोबा भावे जी का यही विचार लेकर के महिला स्वयं सेविकाएं जो थी, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया था। और उनका जो ये आंदोलन था, उसको, उनका जो ये विचार था, वो पूरे संपूर्ण भारत में पहुंचाया था। तो इस भूदान चळवळ आंदोलन में भी महिलाएं जो थी, वो बहुत ज्यादा सक्रिय थी। उसी के साथ निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाला जो तेलंगाना के किसानों का स्वतंत्र युद्ध था जो ना, उसमें भी स्त्रियों का जो सहभाग था वो लक्षणीय था। तो भारत का स्वतंत्र युद्ध लो, या बहुत सारे ऐसे कुछ आंदोलन हुए, उसमें स्त्रियों का जो है
वो सहभाग बहुत ज्यादा था। मतलब जो स्त्रियां थी वो कहाँ पे भी पिछड़ी नहीं है, सिर्फ हमारी पुरुषी मानसिकता की वजह से उनको जो है समाज में दुय्यम स्थान मिला है। यहाँ पर हम लोग और भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय स्त्रियों का जो एकत्रित हो कैसे आई, उन्होंने स्त्री शक्ति का जो है प्रकटीकरण कैसे हुआ उनके, इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो देखो स्त्री स्त्री यानी कि शक्ति, शक्ति का ही स्वरूप है। जैसे हम लोग 9 शक्तियों को नवरात्रि में पूजा करते हैं, दुर्गा काली के रूप में उनको पूजते हैं, तो वही स्त्रियां जब इकट्ठा होकर के कोई कार्य करती है, कोई आंदोलन को, उसको अगर आंदोलन का स्वरूप आ जाता है तो उनके सामने सरकार तक झुक जाती है। और उसका उदाहरण जो है वो वर्ष 1972 में 1972 में जब महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि एन दिवाली के मौके पर जो है महंगाई बढ़ चुकी थी। देखो बच्चों की जब महंगाई बढ़ती है ना तो सबसे ज्यादा जो है ना उसकी उस आग में महिलाएं झुलसती है, क्योंकि घर में जो है ना काम करने वाली एक महिला रहती है, घर में हर एक तरह की चीजें लगती है। किचन में जब खाना पकाना होता है तो हजारों चीजें लगती हैं। घर के जो पुरुष है जेंट्स है वो कमा करके तो लाते हैं, लेकिन उसको महिलाओं को उसका अ, नियोजन करना पड़ता है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर आता है। जो चीजें 10,000 5,000 में घर का पूरा खर्चा होने वाला होता है, महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। और हम जैसे भारत में ये बात हम लोग भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद की कर रहे हैं, तो उस समय में तो पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था। और एन दिवाली में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। घर में जो है दाल सब्जी चावल शक्कर घी मिट्टी का तेल ऐसी बहुत सारी चीजें थे, सूजी चीनी मैदा, जो कि दिवाली में लगती है, और वो जो चीजें ना बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी थी। और फिर ये जो कहीं ना कहीं आग थी वो भड़क उठी। और मुंबई में वर्ष 1972 में जो समाजवादी नेता थी मृणाल, ये देखो मृणाल गोरे जी, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने एक जुलूस निकाला, एक मोर्चा निकाला, और उन्होंने हाथ में बेलन लिया और थाली पकड़ करके उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसको बेलन आंदोलन कहा जाता है। और ये जुलूस निकालने के बाद उन्होंने इस आंदोलन को सफलता मिली, और जनता महिलाओं के इस सामूहिक शक्ति के प्रकटन से भली भांति परिचित हो गई कि अगर महिलाएं अपने आप पे उतर आए तो सरकार को तक झुका सकती है। तो घर में क्या चीज है ना, मतलब महिलाएं जो है वो अपने आप में एक शक्ति का रूप है। तो अगर वो एकत्रित उनकी शक्ति अगर सामने आ जाती है तो कुछ भी कर सकती है। ये यहाँ पर महिलाओं की जो शक्ति का प्रकटीकरण हुआ, ये महाराष्ट्र में कब हुआ, वर्ष 1972 में महिलाओं ने पहला मोर्चा निकाला, बेलन मोर्चा। और उसका नेतृत्व किसने किया था, तो समाजवादी नेता जो थी मृणाल गोरे, इनके नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे महिलाओं के और सामूहिक प्रकटन का और एक दूसरा उदाहरण है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चिपको आंदोलन है ना, ये कहाँ पे हुआ है कि हिमालय की तलहटी पे हुआ है। हिमालय की तलहटी पर अगर भारत जब स्वतंत्र हो गया था उस समय में तो बहुत ज्यादा हरियाली थी, बहुत ज्यादा जंगल थे। भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद आर्थिक विकास को जैसे गति प्राप्त होती गई, उस समय में क्या हुआ कि इस विकास में जो खासगी कंपनियां भी सम्मिलित हो गई। तो इस कंपनियों ने का ध्यान कहाँ पे गया, जंगलों की तरफ। तो जैसे कि हमें पता है हिमालय को, तो हिमालय स्वर्ग है, हमारा सर है, भारत भूमि का सर जो है वो हिमालय है। तो उसी के जो निचला वाला जो हिस्सा है उत्तरांचल, उस का जो तल का हिस्सा है वहां पर बहुत ज्यादा जंगल था। वहां पे बहुत अच्छी अच्छी जैसे अलकनंदा जैसे जो पवित्र नदियां वहां से बहती है, गंगा जो जहाँ से निकली है, तो वहां पर बर्फ गिरता है, इतना खूबसूरत माहौल वहां पर आज भी है। आज भी हम लोग अगर घूमने के लिए जाते तो ऊटी मसूरी इन जगह पर घूमना चाहते तो वो उसी इलाके में ये सब आते हैं प्रदेश। तो ऐसे इलाकों में कंपनियों ने क्या किया कि जो जंगल है उनकी कटाई करने के लिए
उन्होंने मतलब सरकार और कंपनियों ने मिल करके उस प्रदेश के जंगलों की तोड़ करना शुरू किया। जंगल की तोड़ी बहुत तेज गति से जंगलों को काट दिया जाने लगा था उस समय में। और फिर इतना ज्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होने के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि आदिवासी समाज जो है, जो कि जंगलों में उनका वास्तव्य रहता है, उनका जो पूरी जीविका है, लाइफ जंगलों में जाती है, अपना पूरा जिंदगी वहां पे वो गुजारते हैं। लेकिन जंगलों की कटाई की वजह से उनके जीवन पर उसका बहुत तेज प्रभाव पड़ा। और फिर जंगल की कटाई हो जाने के बाद क्या बचेगा, क्योंकि जंगल मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, ये जो नेचर है हमारा, प्रकृति, और उसको तहस नहस करना कहीं तो शुरू किया था। और इसके विरोध में फिर आंदोलन शुरू किया गया। बहुत सारा आंदोलन हुआ उस समय में, लेकिन उस आंदोलन को सफलता नहीं मिल रही थी। तो फिर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों ने एक चिपको आंदोलन शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि लोगों को, जो जंगलों के आसपास में जो बस्तियां बना करके जो लोग रह रहे थे, उनको उन्होंने जागृत किया कि ये पेड़ों की कटाई रुकानी चाहिए, वरना हमारा यहाँ पे अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। लेकिन इस आंदोलन को सफलता कब मिली पता है? जो महिलाएं थी उसमें एक श्रीदेवी, गौरा देवी, इन्होंने उसमें सक्रिय सहभाग लेकर के उस समय में जो गांव में जो औरतें थी, उन्होंने उनको जागरूक कराया कि ये जो जंगलों की कटाई करनी है ना, इनको रोकना पड़ेगा। फिर जिस हिस्से में ये कटाई करने के लिए लोग पहुंच जाते थे, बहुगुणा जी के नेतृत्व में उस गांव की औरतें जो है वो वहां पे जाकर के उनको रोकने का कोशिश करती थी। लेकिन फिर भी देखो, ये आंदोलन इतना तीव्र था कि वो वहां पर ना, वो लोग जो कंपनी के जो लोग थे वो नहीं रुक रहे थे। 360 लोगों की मृत्यु इस चिपको आंदोलन में हुई थी। लोग कंट्रोल में, ये मतलब माना नहीं जा रहा है, तो ये जो नेतृत्व करने वालों के इसमें कहा गया कि अगर पेड़ों को काट रहे हैं ना, तो जाकर के उनको चिपक जाओ। अगर आपको काटना है तो पहले हम ही काटो, उसके बाद पेड़ों को काटो। ये जब पवित्रा लिया औरतें जाकर के, देखो आप अगर चित्र में देख रहे हैं कि औरतें जाकर के वो पेड़ों की इस तरीके से चिपक रही थी, अगर आपको काटना है पेड़ों को तो पहले हमें काटो। 360 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये आंदोलन इतना तीव्र हो गया ना कि कंपनियों को जंगलों की कटाई करना असंभव हो गया। उसके बाद जाकर के इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में वहां पर कड़े कानून बनाए गए और जंगलों की कटाई को रोक दिया गया। मतलब वो आंदोलन कब सक्सेसफुल हुआ, जब महिलाओं ने उसमें सहभाग लिया और पेड़ों की कटाई इस तरीके से उन्होंने इसको चिपक करके, पेड़ों को चिपक करके उसकी कटाई रोक दी। तब जाकर के इस आंदोलन को सफलता प्राप्त हुई। तो पेड़ों को चिपको, इसके लिए ये जो है ना चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का नाम हो गया। चिपको आंदोलन उस समय में फिर बहुत सक्सेसफुल हुआ। और महिला यानी कि नारी शक्ति का जो है एक साथ आने के बाद असंभव जैसे कार्य वो संभव कर देती थी, क्योंकि ये जो आंदोलन को सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने उस इलाके में फिर पूरी तरीके से पेड़ों को काटने पे बैन लगा दिया। आज भी अगर आप देखोगे तो पेड़ों की कटाई के, फिर बाद में धीरे धीरे जाकर के पेड़ों की कटाई के ऊपर बहुत सारे कानून आ गए, बहुत सारे निर्बंध आ गए। लेकिन भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि समाज की, मतलब कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो था समाज पे, उसका नकारात्मक परिणाम हो रहा था। और इसको बदलने के लिए स्त्रियों ने आगे आकर के ठोस कदम उठाए। और ये जो है उनके आंदोलन जो उन्होंने किए वो सक्सेसफुल हुए। जैसे कि हम लोगों ने पहला देखा है स्त्री शक्ति के प्रकटीकरण में महिलाओं का जो बेलन मोर्चा था। दूसरा हम लोगों ने देखा चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो हिमालय की तलहटी वाले प्रदेश में हुआ था। वर्ष 1973 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। और यहाँ पे स्त्री शक्ति का किस तरीके से रचनात्मक प्रकटीकरण दिखाई देता है, देखो। और ये जो आंदोलन था ना, वो किया था, मतलब किसके नेतृत्व में हुआ? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इनके आंदोलन में स्त्रियों ने हाथ में हाथ गूंथ कर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई थी।
वो जंगलों को, पेड़ों को इस तरह से चिपक जाती थी, इसलिए इस आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 टॉपिक देखे। अभी हम लोग देखने वाले और स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण कहाँ पर हुआ। तो देखो, समाज में एक और भी बहुत गंदी आदत है, नशीले पदार्थों का सेवन। आज भी, जैसे कि आज की संस्कृति, तो मैं बोलूंगी कि जहाँ पर सुधार कम और बिगड़ ज्यादा रहे लोग, जैसे कि शराब पीना आज में एक सभ्यता का लक्षण कहीं ना कहीं हो रहा है हाई सोसाइटी में। कहीं ना कहीं ये गलत बात है। और यही गलत बात उस समय में भी, जैसे कि आर्थिक विकास के इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि परवाना दे दिया गया था कुछ ऐसे शराब की दुकानें शुरू करने के लिए। देखो, गवर्नमेंट तो खुद के फायदे के लिए ऐसे करता है। जैसे कोरोना की कंडीशन में भी जब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक होने लगा, तो पहले तो बियर बार शुरू किए गए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है ना, वो ऐसी दुकानों से संकलित होता है। इसके लिए ही जब भारत स्वतंत्र हो जाने के भी बाद भी जब आर्थिक विकास हो रहा था, तो जो अर्क या अरग जिसको कहेंगे, या शराब या फिर दारू, मराठी में वर्ड है दारू, ये शराब हिंदी कहेंगे, तो स्थानिक जो लोग थे, जो दुकानदार थे, उनको शराब का जो है लाइसेंस दिए गए थे, उनको शराब की दुकान शुरू करने के लिए परमिशन दे दी गई थी। क्या होता है, देखो, शराब जो एक ऐसी गंदगी है ना, जो एक बार घर में घुसने के बाद उस घर को तहस नहस कर देती है। जिस घर का जो कर्ता इंसान है, जो कर्ता पुरुष है, पुरुष प्रधान संस्कृति, उसमें कमाने वाला जो पुरुष रहेगा, वही अगर इस लत का आदी हो गया, तो वो कमा करके लाएगा जो दिन भर में, शाम को शराब की दुकान में जाकर के खत्म करेगा, तो घर में खाना क्या पकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि घर की जरूरतें कैसे पूरी होगी। और इन सभी चीजों का सामना किसको करना पड़ता है? डेफिनेटली स्त्री को, क्योंकि अगर पुरुष अगर लत लग गई उसको इस शराब की, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है पूरे घर को संभालने की, वो एक स्त्री के ऊपर आ जाती है। और उस स्त्री को फिर क्या करेगी ना, क्योंकि उस समय में कंडीशन ऐसी थी कि बाहर निकल करके कुछ काम करना भी इतना ठीक महिलाओं के लिए नहीं था। तो सबसे ज्यादा उस आग में जैसे कि स्त्री को ही सुलगना पड़ रहा था, झुलसना। तो कहीं ना कहीं तो इसका विद्रोह होने वाला था, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, इस नशे के आदी हो रहे। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से इस माध्यम से आपको मैसेज देना चाहूंगी कि आप जो ये बहुत सारे बीएमसी के बच्चे, अगर हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो गुटखा, सिगरेट या कुछ ऐसे नशीले पदार्थ है, उसके आदी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको रोको। ये बहुत ही इंसान के शरीर को पूरी तरीके से खराब कर देती है। तो ये गंदी आदतों से हमें दूर रह करके भारत का एक अच्छा नागरिक बनना है। तो इन सभी आदतों से दूर हो जाओ, क्योंकि समाज की में ये फैली गंदगी है, इतना ही कहूंगी। और इसके विरोध में फिर स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण कैसे हुआ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि सरकार की कुछ नीति के अनुसार शराब की दुकानें शुरू हो गई थी। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ था कि आंध्र प्रदेश में येल्लोर जिला है, उस जिले में दुब्बागुट्टा गांव है। इस गांव में जो है वर्ष 1992 में सरकारी नीति के अनुसार शराब की दुकानें शुरू हो गई थी। और जो गांव के जो भोले भाले जो किसान थे, या भोले भाले जो लोग थे, पूरे दिन भर मजदूरी करते थे। जो भी पैसा आता था रात शाम को पूरी तरीके से वो दुकानों में शराब के दुकानों में जाकर के शराब पी करके पूरी तरीके से वो खत्म कर देते थे। तो फिर ये पूरा जो माहौल था ना, वो शराब का ही उस समय में बन चुका था। 1992 की बात है। तो क्या हुआ था उस समय में, सब महिलाएं तो ऐसे भी परेशान हो चुकी थी इस चीज को लेकर के। और उसी समय में ना, ये दुबागुट्टा गांव में ना एक सीता माँ की कहानी चल रही थी, एक प्रोग्राम चल रहा था वहां पे, सीता माँ की कहानी। वहां पर लोगों के मन में ना शराब के प्रति जागृति करने का कार्य सीता माँ कथा के माध्यम से हर रोज शाम को चलता था, कि शराब किस तरीके से शरीर के लिए घातक है। तो उसी समय में क्या हो गया कि इस गांव में
3 जो युवा थे ना, शराब पी करके नदी में डूबकर मर गए। और फिर उस समय में इतना तीव्र जो निराश महिलाओं ने एक साथ निकल करके गांव में महिला इकट्ठा हुई और जितने भी दुकान थे शराब के बंद कर दिए, उनको जलाया, तोड़ दिया। उन्होंने अपने लेवल पर वो काम करके वो शराब की दुकानें बंद की। कहाँ पर ये हुआ? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दुबागुट्टा जो गांव है, उस गांव में शराब के नशे में 3 जो युवा थे उन्होंने डूब करके मर गए। और फिर वहां के महिलाओं ने इकट्ठा होकर के पूरे जितने भी गांव में दुकानें थी बंद कर दी। जब दूसरे दिन ये खबर न्यूज़पेपर में आई, उनसे प्रेरित होकर के पूरे राज्य में ये आंदोलन छेड़ गया। और पूरे राज्य में महिलाएं इकट्ठा होकर के आती थी और पूरा का पूरा जो शराब की दुकानें वो बंद कर देती थी। अगर वो नहीं मानते थे तो उसको तोड़ देते थे। फिर जाकर के आंदोलन तीव्र होता गया, पूरे आंध्रा में ये शराब के विरोध में आंदोलन छिड़ गया। और फिर उसका परिणाम ये और वो आंदोलन में सिर्फ महिलाएं थी, हाँ, क्योंकि जेंट्स लोग तो उनको तो अच्छा ही है कि शराब की दुकानें चालू रहे। तो महिलाओं ने इकट्ठा होकर के उसको शराब की जो दुकानें थी वो बंद करवाई। तो शराब के विरोध में ये आंदोलन महिलाओं को आंध्रा में सक्सेसफुल हुआ। और यही जैसे न्यूज जो बाहर बाकी के राज्यों में फैल गई, तो उसमें महाराष्ट्र जो हमारा महाराष्ट्र में भी ये आंदोलन तेजी से फिर फैला था उस समय में। और बहुत सारी शराब की दुकानें थी, महिलाओं ने बंद करवाई। और फिर सरकार ने जाकर के बाद में इस शराब के विरोध में कड़े निर्णय लिए, कुछ कड़े ऐसे कानून बनाए, कड़ी नीति का स्वीकार किया। तो देखो, महिलाओं ने सरकार को जाकर के चुनौती देकर के उन्होंने उनके जो निर्णय है बदलवाने के लिए सरकार को जहां तक मजबूर किया है। तो महिलाएं जो है उनकी शक्ति एक साथ जब आ जाती है अपने पे उतर, तो कुछ भी कर सकती है। तो ये था महिला शक्ति का प्रकटीकरण। समाज के हित में कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अभी हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष। ये अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष क्या है? तो इस वर्ष को 1997, इस पूरे साल को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि फिर धीरे धीरे जैसे देखो कुछ साल, बहुत सारे साल बीतते गए और फिर महिलाओं को खुद की शक्ति का अंदाजा आ गया कि महिलाओं के अंदर कितनी बड़ी शक्ति, वो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो खुद पे आ जाती है तो कुछ भी कर सकती है। तो क्यों समाज में हम लोगों को स्थान दिया मिलता है, क्यों हमारे ऊपर अत्याचार हो जाता है? तो महिला अपने आप में जैसे जैसे सोचने लगी, पहले तो खुद से उनकी लड़ाई थी, क्योंकि देखो महिला ही महिलाओं की कहीं ना कहीं दुश्मन थी। वो खुद ऐसे अपने आप के इसमें जैसे पुरखों से चली आई परंपराओं में इतनी उलझ चुकी थी, तो खुद अपने बंधनों को तोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे ये परिवर्तन आया, बहुत सारे साल इसमें लग गए। आज जो हम लोग आप देख रहे हो कि स्त्री पुरुष एक साथ बैठ करके पढ़ाई करे, ये इतना आसान नहीं था। उसके लिए सावित्रीबाई फुले जैसे महिलाओं को आगे आकर के लिए स्कूल खोलने पड़े हैं। तो और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पत्थर खाए हैं, गालियां खाई है। तो ये आसान नहीं था, लेकिन आज ये हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये 1997 को महिला वर्ष के रूप में क्यों मानते हैं, इसके बारे में बताऊंगी कि बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे आयोग बनाए, बहुत सारा सर्वेक्षण किया। कौन कौन सा किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जो महिला, पहला तो है महिला आयोग का गठन किया गया। और महिला आयोग का गठन किया गया वर्ष 1997 में। और उसके जो अध्यक्ष थी कुलरेनू गुहा, इनके अध्यक्षता में फिर कुछ ऐसे महिलाओं की समस्याएं थी, महिलाओं की जो प्रॉब्लम थी उनको ध्यान में रख करके फिर उसके ऊपर सर्वेक्षण किया गया। और उसके सर्वेक्षण से जो चीजें सामने आई उनके ऊपर उपाय लागू किए। तो उन्होंने मुख्य रूप से कौन कौन से चीजों पर ध्यान दिया? तो देखो, स्त्रियों का समाज में स्थान, जो कि आज भी दुर्यम है। आज भी महिला कितना भी कमा रही है, उनको घर पे आकर के, जैसे बाहर कितना भी काम करो, घर पे आकर खाना पकाना ही है, जो ये चूल्हा चौका करना ही है, बच्चों को संभालना ही है। तो ये जो है स्त्रियों का स्थान, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषी मानसिकता या समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए कुछ कानून, कुछ
जो ये जागृति करनी पड़ेगी, ये समझ में आने के लिए ये सर्वेक्षण किया गया। उसी के साथ-साथ स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान के जो परिणाम है, मतलब जो कानून बनाए गए हैं, तो उनका क्या परिणाम निकल रहा है, इसका सर्वेक्षण किया गया। स्त्रियों की शिक्षा और उसका जो प्रतिशत है, कितने प्रतिशत स्त्रियाँ जो है शिक्षित है। स्त्रियों का कानून तो बनाया है संविधान ने कि स्त्रियों को शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन रियल में स्त्रियों की शिक्षा कितनी हो चुकी है, हो रही है, उनका प्रतिशत कितना है, या फिर नौकरी करने वाली जो स्त्रियां है उस समय धीरे-धीरे नौकरी करने के लिए बाहर निकल रही थी स्त्रियां, तो उनको कौन-सी प्रॉब्लम्स चल रही, क्योंकि इतना आसान नहीं था पूरे पुरुषों के ऑफिस में जाकर के स्त्रियों का जो जॉब करना। उसके लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना। आप सोचिए कि कौन-कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये कौन-कौन सी समस्या है और उसके लिए कौन-कौन से उपाय करने चाहिए, इसका सर्वेक्षण किया गया। फिर उनका रोजगार और उनकी जो वर्तमान स्थिति है, रोजगार यानी कि उनके लिए कितना रोजगार उपलब्ध है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसका सर्वेक्षण किया गया और उनको मिलने वाला वेतन कितना है। क्योंकि स्त्रियों को जो वेतन दिया जाता था, वो कम था पुरुष के प्रमाण में। आपको पता है पहला जो सैलरी जो थी ना, जैसे पुरुष को 100 रुपए सैलरी रहती तो महिलाओं को 50 रुपए ही दिया जाता था, कम सैलरी दी जाती थी, क्योंकि वो कमजोर है, वो थोड़ी ना काम इतना कर पाएगी पुरुष के प्रमाण में, ये माना जाता था, ये रियलिटी है। तो इसमें भी फिर परिवर्तन लाए गए, लेकिन इसके लिए एक जो है कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता, ये त्रिसूत्री के ऊपर आधारित ये जो कमेटी थी, महिला आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, इस महिला आयोग का गठन किया गया था। और उन्होंने जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका उसमें कौन सी है, इस सारे मुद्दों पर जो है, ये सर्वांगीण मुद्दे के आधार पर ये सर्वेक्षण किया गया और उसको जो उनके प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर कमियां है, इसको निकालने के लिए कौन से कानून करने पड़ेंगे, कौन सी उपाय योजना करनी पड़ेगी, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद देखो कि बहुत सारे ये सब चीजों पर सर्वेक्षण करके फिर इसके उपाय के स्वरूप में क्या किया गया कि इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष 1972 में 75 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की स्थापना की गई और इसमें महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद जो है उसका आयोजन किया गया और फिर इसमें सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया। वर्ष 1978 में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और इस घोषणा पत्र में लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद जैसे विषमता पूर्वक जो घटक है उनके विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति अपनाई गई और इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार जो है ना, या गीत संग्रह, जो ये जो है यहाँ पर आप माइक में देख रहे हैं, ये ज्योति मापसेकर, इन्होंने शुरुआत की। इनका जो लिखित एक नुक्कड़ नाटक है, ये देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मुलगी झाली हो यानी कि लड़की हुई हो, ये उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा और इस नाटक से उन्होंने जागृति करने की शुरुआत की कि स्त्री जो है, लड़की जो है समाज पे बोझ नहीं है, उल्टा वो समाज को कुछ देती है, समाज को देती है औरतें। अगर औरत नहीं होती तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। इसके लिए स्त्रियों के प्रति आदर की भावना निर्माण होनी ही चाहिए। ये विचार लेकर के उन्होंने मुलगी झाली हो ये नाटक, उसी के साथ साथ उन्होंने प्रेरक ललकारी है, ये जो है प्रेरक ललकारी ऐसे मुखपत्र उन्होंने शुरू किया है। वर, वर्ष 1997 में भी पूना में सौदामिनी राव, अभी आप जो जिसको देख रहे हो वो है सौदामिनी राव, इन्होंने भी इनके द्वारा एक स्थापित जो है आंदोलन स्त्री मुक्ति आंदोलन की वो अध्यक्ष है। उन्होंने 1977 में स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना की। उसी के साथ साथ उन्होंने बाइजा नामक एक द्विमासिक शुरू किया। तो ये जो स्त्रियों ने शुरुआत करके, ये कौन है, सौदामिनी राव, और ये जो है यहाँ पर ये जो नुक्कड़ नाटक जिन्होंने लिखा है ये है ज्योति मापसेकर। ये जो बहुत ही स्त्रियों के लिए स्त्री मुक्ति आंदोलन करता के, इन्होंने बहुत सक्रिय सहभाग रहा है इनका। उन्होंने ये प्रेरक ललकारी जैसे उपक्रम भी शुरू किए थे।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्त्रियों के लिए पूरे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर जो है उपक्रम या फिर कौन कौन से उन्होंने आयोग गठन किए, कौन कौन सी समितियों की स्थापना की। तो देखो, स्त्री अन्याय रोकने के लिए समितियां है यहाँ पर। औरंगाबाद में श्री उवाच और मैत्रीन, स्त्री अन्याय विरोधी मंच, ये तीन जो है स्त्रियों के विरुद्ध जो होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मंच बनाए। कहाँ पर? औरंगाबाद में। और कोल्हापुर में जो है महिला दक्षता समिति की स्थापना की गई। कोल्हापुर में जितने भी, अगर किसी के ऊपर, अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो यहाँ पर उनके अत्याचारों को निवारण हो जाएगा। इसके लिए महिला दक्षता समिति का गठन किया गया। वहीं पे लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे दल बनाए गए हैं। तो नासिक में महिला हक, इस तरीके से अलग अलग जिले में अलग अलग महिलाओं के लिए आयोग बनाए गए या समितियां बनाई गई। और संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियां बनाई गई। तो संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियां स्थापित हुई। धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था। स्त्रियों का की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मिळून सारे जनी यानी कि मिलकर हम सभी, ये पत्रिका स्थापन हुई। समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठना का भी कार्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है। महाराष्ट्र में भी चलने वाली जो रोजगार गारंटी योजना जो थी, उसका भी जो है फायदा महिलाओं के सशक्तिकरण में हुआ है। क्योंकि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार की उपलब्धि हुई। क्योंकि महिला कितना भी आगे बढ़ना चाहे, लेकिन उनको अगर आर्थिक बाजू अगर उनकी कमजोर होगी तो वो फिर सशक्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना जो है शुरू की गई और उसका फायदा महिलाओं को हो रहा है। फिर दिल्ली में प्रमिला दंडवती ने महिला दक्षता समिति की स्थापना की। तो प्रमिला दंडवती ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। और इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएं खुल गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित किया और इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएं खोलने का प्रयास किया गया। और इस संगठन में क्या किया कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार जैसे कि दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसाचार, ऐसी समस्याओं पर उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर उन्होंने शोध कार्य किया और फिर उसके ऊपर उपाय भी ढूंढना शुरू किया। उसी के साथ साथ भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय है, जो कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय शुरू किया गया, जो आज भी मुंबई में स्थित है, जिसका नाम हम लोग देखो बोलते हैं उसको SNDT। तो ये जो है महिला विद्यापीठ श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में शुरू हुआ। टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। उसी के साथ साथ आलोचना और दृष्टि नाम के केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सभी जो है वह जो महिलाओं के ऊपर जो है होने वाले अन्यायों को रोकने के लिए आयोगों का गठन किया गया, समितियों की स्थापना की गई। और आज भी अगर हम लोग महिला लोग जो है उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ये समितियां उनको पूरी तरीके से सहकार्य करती है उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है लेसन मतलब हम लोग रुकते हैं क्योंकि टाइम जो है हमारा खत्म हो गया है। तो अगर किसी को कुछ पूछना होगा इस विषय के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हो। हेलो महेश सर, सॉरी मुकेश सर। हाँ मैडम। हाँ तो है ना, एक है ना। रफीक हाँ सर। पूछ लो बेटा। रफीक खान, माइक अनम्यूट किया है, आप पूछ लो, आपको क्या पूछना है। कुछ नहीं पूछना।
हॅलो, आता उपलब्ध 3 सिमेंट आणि 1 सिल्वर. कार्तिक अगर माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा. बिना वजह रेज हैंड मत किया करो, मैंने इसके पहले भी बोला है आपको. गौरी प्रजापति. हेलो सर. हाँ पूछ लो बेटा. हेलो सर, वो वाला बताओ ना टीचर. वो क्या गौरी देवी का. गौरी देवी का चिपको आंदोलन. हाँ. एक्चुअली गौरी देवी जो थी ना, एक सामान्य महिला थी जिन्होंने जिनके बेटे से उन्होंने चिपको आंदोलन क्यों हो रहा है इसके बारे में, उनके एरिया में क्यों चल रहा है इसके बारे में उन्होंने सुना था. लेकिन जब उनके गांव के साइड में जब पहली बार लोग काटने के लिए आ गए ना पेड़ों को, तब उन्होंने वो अपने आसपास की जो महिलाएं थी गांव की, उन सभी को इकट्ठा करके वहां पर के लेकर के गई और उन्होंने कहा कि अगर ये काट ही रहे पेड़ों को, नहीं रुक रहे, तो जाकर के चिपको पेड़ों को और कहो कि काटो. अगर उनको काटना है तो पहले हम लोगों को काटना पड़ेगा. फिर वहां पे वो शुरू हो गई. गौरी देवी की अध्यक्षता में एक्चुअली स्टार्ट हुआ है चिपको आंदोलन. मतलब आंदोलन तो शुरू हो चुका था इसके खिलाफ, पेड़ों को काटने के खिलाफ, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इन्होंने शुरू किया था. जंगलों को काटना नहीं है इसके लिए. लेकिन गौरी देवी ने महिलाओं को संगठित किया और उन्होंने पेड़ों को काटना जो है उसको रोकने के लिए महिलाओं को कहा कि हाथ में हाथ गुफा करके आप लोगों को क्या करना है, पेड़ों के साथ चिपकना है. तो कैसे काटेंगे. फिर भी वो लोग नहीं रुके थे. मैं बता दूं कि जो अलकनंदा नदी थी या फिर उसके इलाके में टोटली चिपको आंदोलन में 360 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. फिर गौरी देवी की अध्यक्षता में वो जब लोग रुक गए जो पेड़ों को काटने वाले थे, कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली कि लोगों को काट नहीं रहे हैं चिपकने के बाद. फिर वो जो है पूरे एरिया में फिर वही नीति अपनाई गई कि पेड़ों को चिपक करके रहना है. तो वो पेड़ों को नहीं काट रहे. तो ये जो है आंदोलन तीव्र होता गया और फिर वहां के सरकार ने उस पेड़ों के कटाई के ऊपर रोक लगा दी. नहीं पेड़ों को काटने, जो आज भी वहां पे वो बैंड ही है. फिर धीरे धीरे वो कड़ी नीति अपनाई गई. हर एक जगह पर फॉरेस्ट जो है, रिजर्व है, वहां पर पेड़ों को नहीं काटने दिया जाता. तो जंगलों का संरक्षण करना, फिर धीरे धीरे उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं आज. तो ये शुरू हुआ था उस समय. ये बात कब हो रही है कि भारत में जब जैसे औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो रही थी 1973 में, ये आंदोलन तीव्र होता गया. लेकिन ये पेड़ों की कटाई उसके पहले भी शुरू हो चुकी थी 2-3 साल पहले. जो बहुत तेजी से पेड़ों को काट दिया जाता था, ट्रक में भर करके लेकर के, मतलब जो माल है सप्लाई किया जाता था कंपनीज को. फिर धीरे धीरे ये हुआ कि पेड़ों को काटना मतलब रोकना जरूरी है, वरना तो पूरे जंगल खत्म हो जाएंगे. और ये कंपनियों को अपने विकास के लिए वो जमीन भी मिल जाती थी और पेड़ भी मिल जाते. तो इसके लिए उन्होंने, सरकार ने मिल करके ये पेड़ों की कटाई शुरू की थी. ठीक है, 2 मिनिट संपत आलाय. ठीक है. हॅलो. हाँ सर. मॅडम एंड करून टाका क्लास, तर कोणी काही विचारत नाही. चालेल. तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इतिहास विषय के अंतर्गत महिला और अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में हम लोगों ने आज महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग से आज तक महिलाओं का जो 1000 पुरुषों के पीछे जो परिमाण है वो कम है. और उसके पीछे कहीं ना कहीं आज भी पुरुषी मानसिकता है, पुरुष प्रधान संस्कृति छुपी हुई है. उसी के बाद लेकिन स्त्री जो है, जो शक्ति का रूप है, वो कभी कहीं पर भी कम नहीं है. तो उनकी शक्ति का प्रकटीकरण कैसे हुआ, तो पहला बेलन मोर्चा हम लोगों ने देखा. उसके बाद हम लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की. और उसी के साथ साथ जब अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अंतर्गत हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए कौन कौन सी कमेटियां स्थापित की, कहाँ कहाँ पर हुई कमेटियां स्थापन, ये इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की. और उसका फल ये हुआ है कि आज हम लोग समाज में स्त्रियों का स्थान कहीं ना कहीं ऊंचा उठ चुका है. हम लोग हर एक क्षेत्र में
विड़ होकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कौन कौन से और भी कानून बनाए हैं। हम लोग नीचे आगे है कि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानून बनाए हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद।